एक रिलायबल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अक्सर वो मिसिंग पजल पीस होती है जो कई ट्रेडर्स जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं उनके पास नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ये क्लैरिटी नहीं होती कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करने वाले की फैक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने सब कुछ बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझाया है ताकि आपको अब ऑर्डर ब्लॉक्स को लेकर गैसवर्क ना करना पड़े। और चीज़ों को और भी आसान बनाने के लिए हमने आइडियल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग मेथड को 6 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप इसी चीज़ के लिए यहाँ आए हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से, जो ये सवाल क्लियर करता है ट्रेडिंग में ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं। इस चार्ट एग्जाम्पल में सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है वो ये है कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम इस दूसरे लेग को ध्यान से देखते हैं तो आप सोच सकते हैं प्राइस ने इसी पॉइंट से रैली क्यों किया। चार्ट के लेफ्ट साइड की तरफ देखने से हमें इसका जवाब मिलता है। हमें वहां एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देता है जो एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा था और प्राइस को ऊपर पुश करने में मदद कर रहा था। ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पहले स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटरेस्ट था जो कि बेरिश कैंडल्स और हैवी सेल साइड ऑर्डर फ्लो से साफ दिखता है। यही रीजन है कि स्मार्ट मनी अक्सर ऐसे जोन्स को टारगेट करता है ताकि वो अपने बड़े बड़े बाई पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकें, जहां पहले सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे और अब वहां सेलर प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स बेरिश कैंडल से बनते हैं और ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं जो प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। दूसरी तरफ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश कैंडल से बनते हैं और वो उल्टा काम करते हैं, यानी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक फाउंडेशन है और ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर रिलेटेड एलिमेंट्स की समझ नहीं होती जो एक ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए जरूरी होते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ सिंपल क्राइटेरिया हैं जो इस वैलिडेशन प्रोसेस को बहुत आसान बना देते हैं। सबसे पहली बात समझने की यह है कि ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए कोई फिक्स नंबर ऑफ कैंडल्स नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए लेफ्ट साइड में देखिए, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो 4 कैंडल से बना है। अब राइट साइड में कंपेयर करें, वहां एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो सिर्फ एक ही कैंडल से बना है और दोनों ही पूरी तरह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। इसका रीजन ये है कि एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं ये उसके ड्यूरेशन या कैंडल काउंट पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में सिर्फ एक ही फर्क है, सेलर्स कितने टाइम तक कंट्रोल में थे। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की जो शायद आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा। जब हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं तो हम कैंडल की विक्स की जगह कैंडल बॉडीज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस 4 कैंडल वाले ऑर्डर ब्लॉक में ब्लॉक पहली कैंडल के ओपन से शुरू होता है और आखिरी कैंडल के क्लोज पे खत्म होता है। और यही रूल एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे भी लागू होता है, वहां बस एक ही कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मेजर होता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश कैंडल से बनते हैं तो पहली कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और आखिरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। अब जब हमें यह समझ आ गया है कि ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर्ली मार्क कैसे करना है, तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ जो ये बताता है कि किसी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड कैसे माना जाए। उसी चार्ट को फिर से यूज करते हुए हमें दिखता है कि बेरिश कैंडल्स की ये सीरीज बाद में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है जिसे प्राइस ने रिस्पेक्ट भी किया जब वो दोबारा उस जोन में आया। लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक उस वक्त पर जब ये बेरिश कैंडल्स अभी अभी बनी थी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या ये बेरिश कैंडल्स उस वक्त पर ऑलरेडी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना चुकी थी। इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उस वक्त तक हमें मार्केट की रिएक्शन नहीं दिखी थी। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है प्राइस साइडवेज चला जाता, ऐसे में ये बेरिश कैंडल्स एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती। रीजन ये है कि इन कैंडल्स को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए जरूरी है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करे जो इन कैंडल्स की हाईएस्ट विक को ब्रेक कर दे, जो कि इस केस में पहली कैंडल की टॉप विक है। और जब तक ये क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये बेरिश कैंडल्स वाकई में एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रही है या नहीं। जब हम उन कैंडल्स को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मानने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी क्राइटेरिया होता है एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव बुलिश मूव जो इन बेरिश कैंडल्स की हाईएस्ट विक को ब्रेक करे, और इस केस में वो विक पहली कैंडल पर है, और तभी हम कह सकते हैं कि इन बेरिश कैंडल्स ने एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 बेरिश कैंडल्स हैं जो पोटेंशियल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना सकती हैं, लेकिन इस बार हाईएस्ट टॉप विक तीसरी कैंडल में है। तो इस स्ट्रक्चर को वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मानने के लिए प्राइस को तीसरी कैंडल की हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स की।
यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, लेकिन उल्टा। यानी कि वैलिडेशन के लिए हमें बुलिश कैंडल्स की लोएस्ट विक को क्लियरली ब्रेक होता हुआ देखना होगा। अब जब हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, तो चलिए देखते हैं कि इस मार्केट स्ट्रक्चर में अगला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन सकता है। पहले हमें दिखता है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव और उसके बाद दो कंटिन्यूस बेरिश कैंडल्स। ये दोनों बेरिश कैंडल्स नेक्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने की पोटेंशियल रखती थीं, लेकिन जो बुलिश मूवमेंट इसके बाद आया वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस वापस नीचे चला गया। इसका मतलब ये कैंडल्स एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनी। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे देखते हैं तो हमें एक सिंगल बेरिश कैंडल नजर आती है जिसकी हाई को अगली बुलिश मूव ने साफ तौर पर ब्रेक किया और यही एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहली दो बेरिश कैंडल्स को एक ही ऑर्डर ब्लॉक में क्यों इंक्लूड नहीं किया। इसका रीजन है कि उनके बीच में दो बुलिश कैंडल्स आई हैं जिसने बेरिश सीक्वेंस को तोड़ दिया है। तो फाइनल की पॉइंट यह है कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक मल्टीपल कैंडल से बना है तो उन कैंडल्स का सेम कलर होना जरूरी है, बीच में कोई ऑपोजिट कलर कैंडल नहीं आनी चाहिए। अब जब हमें यह समझ आ गया कि सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक कैसे स्पॉट और कंफर्म करते हैं, तो अगला स्टेप है हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं जहां हम ऑर्डर ब्लॉक्स को फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कंबाइन करते हैं ताकि हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल सेटअप्स मिल सकें। हम पहले ही जानते हैं कि किसी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानने के लिए उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना जरूरी है, यानी कि बेरिश कैंडल्स की हाई को अच्छे तरीके से ब्रेक करना। लेकिन जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कोई ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो हमें और गहराई से देखना होता है, खासतौर पर उस बुलिश इंपल्स पर जो स्ट्रक्चर को तोड़ता है। उस मूव के अंदर हम चाहते हैं कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बने। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस इस बात को दिखाती है कि बायस का मोमेंटम स्ट्रांग है और अगर हम फ्यूचर में उस जोन को सपोर्ट की तरह यूज करना चाहें तो ये बहुत यूजफुल होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फेयर वैल्यू गैप कहां बन रहा है। आइडियली वो उसी प्राइस रेंज के अंदर बनना चाहिए जहां ऑर्डर ब्लॉक बना है। जब ऐसा होता है तो दो पीडी अरेज, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक ही जोन में ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिससे एक स्ट्रांग बुलिश कॉन्फ्लुएंस बनती है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता है। लेकिन इस बार गैप तब बनता है जब प्राइस पहले ही ऑर्डर ब्लॉक के रेंज से बाहर निकल चुका होता है। इस सिनेरियो में सेटअप लो प्रोबेबिलिटी माना जाएगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप नहीं करते और इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही पीडीआरए होता है, ना कि दोनों का कंबाइंड जोन। आखिरी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बुलिश इंपल्सिव मूव ने कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया ही नहीं। यह दिखाता है कि बायर्स का मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं था और इसी वजह से इस केस को हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। तो शॉर्ट में कहें तो जब एक फेयर वैल्यू गैप उसी मूव में बनता है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक बना है और दोनों एक ही जोन में ओवरलैप करते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रांग कॉन्फ्लुएंस बनाता है दो पीडीआरएस की। इस ओवरलैप से सेटअप काफी मजबूत हो जाता है क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन को डिफाइन करता है जिसे अक्सर गोल्डन जोन कहा जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के रेंज के अंदर ही बने। अगर गैप उस रेंज के बाहर बना हो या बना ही ना हो तो उस सेटअप में कॉन्फ्लुएंस की कमी मानी जाएगी और उसे हाई प्रोबेबिलिटी नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानने में मदद करता है। वो ये कि ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। इस एग्जाम्पल को देखें जहां हमने चार्ट पर एक वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया है और वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। इसका मतलब है हमारे पास दो पीडी एरेज का कॉन्फ्लुएंस है जो इसे एक स्ट्रांग सेटअप बनाता है। जब प्राइस इवॉल्व होता है तो हम देखते हैं कि ये जोन रिस्पेक्टेड होता है और एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब इस पॉइंट पर हो सकता है आपको लगे कि फ्यूचर में फिर से इसी जोन को टारगेट करना चाहिए, लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब प्राइस एक बार किसी ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लेता है और रिएक्ट कर चुका होता है तो वो ब्लॉक मिटिगेटेड हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जो अनफिल्ड इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पहले वहां मौजूद थे वो अब फिल हो चुके हैं और चूंकि स्मार्ट मनी इन्हीं अनफिल्ड ऑर्डर्स को टारगेट करता है, अब उन्हें दोबारा उसी जोन पर आने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि एक बार कोई जोन टैप हो जाए तो उसे दोबारा यूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भले ही प्राइस ने हल्का सा उस जोन को छुआ हो, वो स्टिल मिटिगेटेड माना जाएगा। इसीलिए ऐसे जोन से बचना चाहिए जब अगला सेटअप ढूंढ रहे हों।
एक और यूजफुल टिप ये है कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक का रेंज ड्रॉ करते हैं तो उसका 50% मिड लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो उसका लोअर 50% यूजुअली रिजेक्शन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हिस्सा होता है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ऑर्डर्स लगाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर प्राइस अपर हाफ में चला गया तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन लोअर हाफ ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, स्पेशली जब फेयर वैल्यू गैप भी उसी एरिया में हो। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स में ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, वहां अपर हाफ ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी ऑर्डर ब्लॉक का पूरा जोन रेलेवेंट रहता है। ये बस एक हेल्पफुल ऑब्जर्वेशन है जब आप अपने सेटअप्स को स्ट्रक्चर कर रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो एक और की क्राइटेरिया है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानने के लिए। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करना जो किसी पुराने पीडी एरे से बने हों। इस नए चार्ट को देखें। पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि मार्केट ने पिछले स्विंग हाई से लिक्विडिटी स्वीप किया है। इस स्वीप को हम कंफर्म कर सकते हैं उस चेंज ऑफ कैरेक्टर से जो इसके बाद वाले बेरिश पुलबैक में आया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो अब ये स्ट्रक्चर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है, जिसमें ओवरलैपिंग बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी है, और यही हमारा पहला स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल है। ये सेटअप इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप मार्केट के इंटेंशन को सिग्नल करता है, और चूंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एक रिस्पेक्टेड पीडी एरे से बना है तो ये और भी कॉन्फ्लुएंस ऐड करता है जो मार्केट स्ट्रक्चर से मिलने वाले बेरिश बायस को सपोर्ट करता है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जहां मार्केट एक अपट्रेंड स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। इस चार्ट में मार्केट क्लियरली अपट्रेंड में है। पिछली वीडियो से हमने जो नॉलेज गेन किया है लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स को लेकर, हमें पता है कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को कंसिस्टेंटली बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनानी और उनका सपोर्ट लेना जरूरी है, जैसे कि यहाँ हाईलाइट किया गया है। और खास बात यह है कि जब हम उस मूव को ऑब्जर्व करते हैं जो इस फेयर वैल्यू गैप में आया और उसे रिस्पेक्ट किया, तो उसी मूवमेंट ने एक नया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना गया, और इसे हम नेक्स्ट बुलिश लेग में आए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से कंफर्म कर सकते हैं। ये हमें एक और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देता है एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक का, क्योंकि ये उस मूव के दौरान बना जिसने एक और पीडी अरे को रिस्पेक्ट किया, इस केस में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप को। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेंडिंग मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स अक्सर सपोर्ट जोन्स की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बना, जिससे सपोर्ट लेवल और ज्यादा स्ट्रांग हुआ और अगला अपवर्ड मूव भी उसी ने पुश किया। मेन बात यह है कि आपको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स पर फोकस करना चाहिए जो किसी और पीडी अरे के रिजल्ट में बने हों, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। इससे न सिर्फ ये कंफर्म होता है कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट की डायरेक्शनल बायस के साथ अलाइन करता है, बल्कि ओवरलैपिंग पीडी अरेज की स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्टेप पर। आपको सिर्फ वही ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करने चाहिए जो हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करते हों। इस एग्जाम्पल में हम 15 मिनट चार्ट पर हैं, जहां दो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक बुलिश और एक बेयरिश। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों का डायरेक्शनल बायस ऑपोजिट है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं अटक जाते हैं कि कौन सा जोन होल्ड करेगा। इसलिए ये एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि टॉप डाउन एनालिसिस कितना जरूरी होता है। जब हम चार्ट को जूम आउट करते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम पर ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि प्राइस एक्शन एक टिपिकल मार्केट मेकर सेल मॉडल बना रहा है। सबसे पहले होता है लिक्विडिटी स्वीप ऊपर की तरफ, फिर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बायस अब बेरिश है। अब जब हम दोनों टाइम फ्रेम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो 15 मिनट चार्ट का प्राइस एक्शन असल में 4 आवर टाइम फ्रेम की लास्ट कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी और डिटेल में एनालिसिस करें तो हमें दिखता है कि ये 4 आवर कैंडल ने एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को रिजेक्ट किया, जो कि खुद एक 4 आवर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बना था। तो अब जब हमारे पास दो 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक्स हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है रिस्पेक्टेड होने की? ऑब्वियसली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की, क्योंकि वो एक ऐसे मूव के दौरान बना जिसने हायर टाइम फ्रेम के बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, यानी वो लार्जर स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करता है। और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है। प्राइस उस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में पुल करता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव करता है और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। बस इतना ही है समझने लायक। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे का कोई कंटेंट मिस ना हो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं अगली वीडियो में।